नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और रणनीति विद राजनेता में आज बात होगी हरियाणा के एक बड़े सियासी दिग्गज के साथ। इस समय देश में लॉकडाउन 4.0 के बाद केंद्र की सरकार की तरफ से ऐलान किया गया अनलॉक पार्ट 1 के लेकर। तो क्या अब लॉकडाउन के इस पूरे क्राइसिस से बाहर आने का एग्जिट प्लान केंद्र की सरकार की तरफ से बना दिया गया है? और इस बीच सवाल यह भी है कि हरियाणा की सरकार अब तक लॉकडाउन में किस तरह से काम करती नजर आई और विपक्ष उसको किस तरह से देखता है। जी हां, इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। धन्यवाद शुक्ला जी। जी, शुरुआत हुड्डा साहब, सबसे पहले बात, क्योंकि हर और इस समय जिक्र अनलॉक पार्ट 1 का हो रहा है, किस तरह से आप देखते हैं केंद्र के इस एग्जिट प्लान को? लॉकडाउन के एक के बाद एक करके चरणबद्ध तरीके से 4 चरण आ गए। लॉकडाउन 4.0 तक पूरे देश ने देखा और अब अनलॉक 1, इस तरह किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे एग्जिट प्लान को? देखिए शुक्ला जी, जो परिस्थिति है तो अनलॉक तो करना जरूरी था, कि जिसमें लॉकडाउन में ज्यादा देर देश नहीं रह सकता था, क्योंकि आर्थिक गतिविधि बिल्कुल बंद हो गई जी। जब तक अर्थव्यवस्था को आप पटरी पर नहीं लाओगे तो आपकी तो स्थिति बहुत खराब। जैसे आप इसमें देख लीजिए कि ग्रोथ हमारी कहां से कहां पहुंच रही है। हम ऑलरेडी 3% तो ग्रोथ पे पहुंच गए और भी कम होने की वो है। तो ग्रोथ नहीं होगी तो रोजगार कहां से आएंगे जी। लॉकडाउन के दौरान कोई जो सारे अखबारों में भी आया है, पूरे देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और उसमें से 10 करोड़ अब भी हैं, 2 ही करोड़ वापसी हुई है, 10 करोड़ अब भी बेरोजगार है और हर साल और भी पढ़ लिख कर रोजगार की तलाश में करते हैं। बिल्कुल, जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लाओगे तो न तो रोजगार होंगे। जो किसान के हालात हैं जो आपके सामने है, गरीब आदमी जो छोटा दुकानदार है या कोई रेडी वाला है, पटरी वाला है, कोई रिक्शा पुलर है, 3 व्हीलर वाला है, टैक्सी है, मतलब सब कुछ बंद था ना जी। तब ये तो अनलॉक तो करना ही पड़ेगा और इसको अनलॉक करके ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना पड़ेगा। हुड्डा साहब, आप जिक्र कर रहे हैं कि पटरी पर लाने के लिए जरूरी है। मेरा सवाल यही है कि क्या आपको जो पूरा प्लान तैयार किया गया है वो ठीक लग रहा है कि फेसेस में आप चीजों को खोलते जाइए? और मैं सवाल तो यह भी है कि क्या 70 दिन के लॉकडाउन, लगभग 70 दिन के लॉकडाउन को आप मानते हैं कि देश कामयाब रहा है? जो चाहते थे हम वो हुआ। अगर ये लॉकडाउन 60 दिन का, 65 या 70 दिन का ना होता तो शायद आज देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। आपको लगता है कि जो मोटिव था, मकसद था, उसमें कामयाब रहा है देश? क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं हर लॉकडाउन फेल है, केंद्र की सरकार अपने पूरे प्लान में ही फेल हो गई। देखिए, लॉकडाउन लगाना, खाली अनाउंस करना लॉकडाउन, वो कामयाबी नहीं होती है जी। कामयाब क्यों हुआ, क्यों बचाव रहा है देश का? क्योंकि मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में लोगों ने जो एडवाइजरी थी हेल्थ, जो अनुशासन का प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार से परहेज किए हैं जी, वो कारण है कि कोरोना ज्यादा नहीं फैल सका और अभी गया नहीं है। अभी ये सोचें कि अनलॉक हो गया तो हमारा कोरोना से भी छुटकारा हो गया, बीमारी से, ऐसा नहीं है। अभी और बड़ी ज्यादा सतर्कता से रहना पड़ेगा, ज्यादा सावधानी से रहना पड़ेगा। लेकिन मैं हरियाणा के लोगों को इस बात की बधाई देता हूँ, एक गांव में भी जिस प्रकार से इकट्ठा बैठ के हुक्का पीते थे जी, इकट्ठा बैठ के ताश खेलते थे, कोई आपने देखा लॉकडाउन के दौरान कभी इकट्ठा बैठक कहीं नहीं हुई। और यही कारण है गांव से कोरोना बहुत दूर रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो कही, वो सही मायने में लोगों ने की है और वही एक कामयाबी है। वही आप किसी की कामयाबी, वही कारण है बिल्कुल जो आज तक इतना रहा है। तो मैं समझता हूँ अब जो है अनलॉक होने के बाद और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अभी ये मत सोचें कि बीमारी खत्म हो गई है, लेकिन हरियाणा में बहुत ज्यादा, देखिए आप हरियाणा की आज परिस्थिति बहुत आर्थिक तौर पे बहुत खराब नजर आ रही है। क्योंकि आप यमुनानगर में देखो, प्लाईवुड के ठंडे सारे धंधे ठप,
पानीपत में देखो, जो टेक्सटाइल है, जो ऑर्डर आते थे बाहर से वो ऑर्डर नहीं है, कोई बाहर नहीं जा रहा। इसी प्रकार गुड़गांव, फरीदाबाद या छोटे छोटे जैसे जहाँ पे भी है, रोहतक, जहाँ इंडस्ट्रियल है, जहाँ रोजगार मिल रहा था लोगों को, आज बिल्कुल बंद है। तो उसको पटरी पे कैसे लाना है, उसमें कामयाबी होनी है, उसमें हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट्स के ऊपर आऊंगा, लेकिन अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं तो आपकी राय, आपके विचार राहुल गांधी से थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। क्या ऐसा इसको समझूं? क्योंकि राहुल गांधी आते हैं, बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं कि लॉकडाउन फेल है, लेकिन आप कहते हैं कि कामयाब हुआ। हालांकि वो किसकी वजह से कामयाब हुआ? लोगों की वजह से कामयाब हुआ। एक अलग आप उसको पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। नहीं, ये तो राहुल जी ने भी कहा है कि लोगों को जैसे कामयाब हुआ है। भाई आज जो है, लेकिन और बेहतर हो सकता था जब लॉकडाउन किया और उसके थोड़े समय के लिए 2, 4, 5 दिन देते, और जो जाना चाहते थे अपने घर चले। सबसे ज्यादा दयनीय हालत हुई है ये जो श्रमिक मजदूर हैं या माइग्रेंट लेबर जो आप कहते हैं, जो अमानवीय व्यवहार हुआ है उनके साथ। आप खुद देख रहे थे, मतलब टीवी पे देखता हूँ, आप लोग दिखाते हो। ठीक है, मैं मजदूरों हुआ। जी अगर लॉकडाउन लगाने से पहले एक वहाँ ट्रेन में चला देते उनके लिए, बाद में भी चली ना, तो ये कई चीजें हैं जो मतलब आप कह रहे हैं कि प्लानिंग उस तरीके से नहीं की गई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं मजदूरों के ऊपर आऊंगा, बहुत सारे सवाल हैं उससे जुड़े हुए भी, लेकिन मैं पहले बात करूं दिल्ली एनसीआर के हिस्से की। फरीदाबाद में देखिए बहुत सारे केसेस हैं, 360 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। उसके बाद मैं गुरुग्राम का जिक्र करूं, 500 साढ़े 500 केसेस इस समय वहां पर हो चुके हैं। अगर सोनीपत का जिक्र करें तो वहां पर भी बहुत सारे केसेस हैं। ये दिल्ली में तो ऑलरेडी हमें पता है कि देश के 3 ऐसे राज्य जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें दिल्ली का भी नंबर है। आप किस तरह से देखते हैं कि बॉर्डर को सील करने में कोई कोताही हुई है, कोई लापरवाही हुई? जिस तरह से पूरा एक्शन प्लान होना चाहिए था, वो क्या हरियाणा सरकार बना पाई या नहीं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो आपने कहा एनसीआर में बढ़ाव है, जैसे आजादपुर मंडी से गए वो वहां ज्यादा फैलाव हो गया, चाहे सोनीपत है, चाहे झज्जर है, फरीदाबाद और भी बड़ी जगह से आ रही हैं, गुड़गांव है, ये बड़े शहर हैं। शहरों में ज्यादा हुआ कि इनका वहाँ जो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का जो होना चाहिए था वो पालन ना, जहाँ पे भी नहीं हुआ वहीं पे फैला हुआ है। अब आजादपुर मंडी में क्या था, आप देखा, किसान का बुरा हाल है, 1 रुपया टमाटर किलो बिक गया, वहाँ भीड़ होगी। इस प्रकार से जो जहाँ पे भी एडवाइजरी, जो हेल्थ की एडवाइजरी नहीं मानी गई, लापरवाही की गई है, वहीं पे फैला हुआ है। बाकी जो सामान जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी, पीपी आपने किट होनी चाहिए थी, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वो प्रोत्साहन दें, उसमें कहीं ना कहीं चूक रही है सरकार ने। हमने तो शुरू में कहा था कि भाई ये इसके लिए हरियाणा सरकार अकेली लड़ नहीं सकती है, इससे हम भी साथ हैं, पक्ष विपक्ष और लोग साथ देंगे जब लड़ाई लड़ी जाएगी। आगे भी यही मैं कह रहा हूँ। नहीं, हुड्डा साहब, मेरा सवाल भी इसलिए था कि कई बार क्या होता है कि आपको फोकस एक जगह पर करना है, क्योंकि सरकारें हम जानते हैं कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर सोच रही होंगी, लेकिन इन जिलों के लिए क्या अलग से कोई रणनीति होनी चाहिए थी पहले दिन से ही कि यहां सबसे ज्यादा केसेस हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में इंटरनेशनल फ्लाइट सबसे ज्यादा उतरती हैं, तो एक कहीं ना कहीं आशंका रहती है कि केसेस होंगे। मैं इसीलिए जिक्र कर रहा था कि फरीदाबाद, पलवल हो, गुरुग्राम हो, सोनीपत हो, आपने झज्जर का जिक्र किया, उधर रोहतक का जिक्र करूं, क्या इन जिलों के लिए अलग से प्लानिंग बनाने में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? देखिए, ये क्योंकि खास तौर पर दिल्ली के चारों तरफ है, यहाँ पर ज्यादा सावधानी से करना चाहिए था, ज्यादा सतर्कता करना चाहिए थी, ज्यादा ये स्वास्थ्य जो है सुविधाएं देनी चाहिए थी, स्वास्थ्य कर्मचारी और इनको जो भी। अब कई दफा तो हॉस्पिटल से हुए रोहतक में, तो कई डॉक्टर हो गए, कानपुर में कई डॉक्टर हो गए, क्योंकि उनके पास पूरा वो जो भी सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, पीपी किट लगा लो और चीजें, वो उपलब्ध नहीं थे उस समय। हालांकि अब प्रयास किया जा रहा है, उपलब्ध करे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ लापरवाही थोड़ी बहुत हुई है तो ये फैलाव हो गया।
तो अब आपने भी एक और बात कही कि हरियाणा की सरकार अकेले अपने दम पर इस पूरी जंग में आपको लग रहा था कि उस तरीके से नहीं लड़ पाएगी। आपको लगता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी है, और दोनों को एक दूसरे का साथ मिलता हुआ नजर आया? क्योंकि पंजाब में या जहां पर नहीं है बीजेपी की सरकार, जिस राज्य में, उनकी तरफ से ये तो गिले शिकवे रहे हैं कि हमारी मदद नहीं कर रहा केंद्र। आपको लगता है कि हरियाणा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी? देखिए, हरियाणा का केंद्र से तो कोई वो नहीं था, लेकिन जो केंद्र से मदद मिलनी चाहिए थी, जो हरियाणा बीजेपी की सरकार है, जो लोगों को मदद देनी चाहिए थी, वो नहीं देते। अब किसान की बात लगाओ आप जी। किसान को आज तक भी गेहूं मंडी में डाले, उनको बहुत दिनों में पूरी पेमेंट नहीं आई है, पूरा टारगेट अचीव नहीं किया। कहा भाई हम सरसों खरीदेंगे, अब तक सरसों की खरीद बंद होगी। तो दिक्कत तो है, सरकार की तरफ से पूरी उसमें नहीं किया। हालांकि हमारा काम तो चेताना था, हम चेताते रहे। जब मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय मीटिंग, तो उस समय बात हुई, हमने कहा, आज भी मैं कह रहा हूं कि हम इस लड़ाई में सरकार के साथ खड़े हैं, लोगों के साथ खड़े हैं। और तो सवाल आया कि भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हरियाणा की, कर्जा लिया जाएगा। वो तो अब की बात है। मतलब मैंने कहा था कि कोविड के लड़ने के लिए और कोविड में उन वर्गों की सहायता करने के लिए जिनका काम धंधे बंद हो गए, जिनकी दिहाड़ी बंद होगी, उनके लिए सरकार कर्जा लेगी, तो मैं कभी क्वेश्चन नहीं करूंगा इस बात का। तो आगे पीछे ये तो अब की बात है। 60,000 करोड़ हम कर्जा छोड़ गया, 2 लाख करोड़ खर्चा हो गया कोविड से पहले, और इसके दौरान भी 3-4 बार कर्जा ले चुके हैं। लेकिन किसको कहाँ मदद पहुंचाई जा रही है, ये हमारे को ज्ञान नहीं है। अभी डायरेक्ट आप कैश ट्रांसफर होता गरीब आदमी को तो ज्यादा अच्छा, बेहतर था। ठीक है, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि विपक्ष साथ खड़ा है इस पूरे क्राइसिस में, इस माहौल में, कोरोना काल में, लेकिन सवाल एक और भी है जो हरियाणा की जनता आपसे भी जानना चाहेगी। सवाल यह है कि आपको लगा कि मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री, उनमें तालमेल था इस कोरोना क्राइसिस में? देखिए, मैं तो अखबारों में पढ़ता हूं, कई बात जो है गृह मंत्री जो चाहते थे वो नहीं, उसकी उनकी बात चली, या वो शराब तस्करी की बात, काफी है ये। लेकिन एक सवाल ये है, इसमें तो विचारधारा की बात नहीं है, ये तो व्यक्तिगत बात करें आप। तो खाली दो में अगर विचारों का अंतर है, दो व्यक्तियों में, तो प्रदेश का तो नुकसान नहीं होना चाहिए इसमें। अब कई फैसले सरकार ने ऐसे लिए, हम साथ हैं, लेकिन जिसका हमारे को विरोध करना पड़ा। मान लो धान की बुआई का था, भाई जो डार्क जोन है उनको करने के लिए दादू पुनलवी नहर हमने बनाई थी, सरकार ने उसको खत्म कर दिया। जो परियोजनाएं बनानी चाहिए सरकार को, किसान के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए अपनी कमजोरी। तो इस प्रकार से कई फैसले हैं, इनका हम तो अखबारों में पढ़ते हैं। नहीं, मैं वही सवाल जानना चाह रहा था। आपको लग रहा है कि मतभेद कहीं पे नजर आया? क्योंकि आप भी सरकार के ऊपर तो नजर, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, सरकार के ऊपर तो नजर होगी कि मतभेद, क्योंकि सरकार के अगर दो टॉप के लीडर्स अपने आपस में उनके तालमेल नहीं है, तो फिर दिक्कत तो लोगों तक वो पहुंचेगी किसी भी तरीके से। एक बात पे तालमेल नहीं आता। कभी तो कहते हैं ये अपना SIT बनाएंगे जी, कभी SET बनेगी। तो जब इस बात के तभी एक बैठ के फैसला करना चाहिए, ताकि जो जिस मकसद से जो चीज बनाई जाए वो मकसद पूरा किया जाए। तो तालमेल उठाना चाहिए इनका आपस में। ठीक है, आप थोड़ा सा पॉजिटिव पॉलिटिक्स इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आप कहिए कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जो कहा जाता है कि ये समय ऐसा है, या फिर आप कहें कि थोड़े नर्म हैं आप सरकार के ऊपर? नर्म नहीं है, मैं इस क्राइसिस में राजनीति नहीं करना चाहता, राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहता। मैं सबसे पहला मेरा लोगों के इस बीमारी से जो है लड़ाई लड़नी है, लोगों का जीवन देखना है जी। तो उसमें सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार कोई गलत फैसला लेगी तो उसका विरोध करेंगे, किया भी है और आगे कोई करेंगे। चलिए, मैं मजदूरों के ऊपर आता हूं। मजदूरों को वापस भेजने का आपने कहा कि पहले प्लानिंग होती, अगर कि पहले ही ट्रेन लगा दी जाती तो वो पहले ही महीने में, पहले 15 दिन में अपने घर पहुंच जाते, वो नहीं था। लेकिन हरियाणा की सरकार कहती है कि हमने मदद की मजदूरों की, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि हरियाणा सरकार ने मदद नहीं की। आपको क्या लगता है कि सरकार ने मदद की, हरियाणा की सरकार ने मजदूरों को वापस भेजने में? क्योंकि खबरें आती हैं कि यूपी बॉर्डर के ऊपर
अंदर घुसने नहीं दिया। फिर कभी खबरें आती हैं कि यहां शंभू बॉर्डर पे पंजाब की तरफ यहां दिक्कत थी, यहां पर पुलिस उनके ऊपर हल्का लाठी चार्ज कर देती है, ऐसी खबरें भी सामने आई। आपको कैसी स्थिति नजर आई मजदूरों की, सरकार की? मैं जानना चाहूंगा आपको पूरा रोल कैसा रहा। सरकार की भी बताऊंगा, और ये मैं कह सकता हूं, इस बात को दावे से कह सकता हूं, हरियाणा में कोई भूखा नहीं रहा। उसमें सरकार की मेहरबानी नहीं थी, सरकार की नहीं, एनजीओ की और पार्टी के कार्यकर्ताओं की। आपने देखा, मैं तो हर वक्त हर शहर से जुड़ा हुआ था, और मेरे पास बहुत सारे आते थे, कोई हमारे पास खाना नहीं है, हम लोगों को कहते थे, पहुंचाते थे। एनजीओ ने जो काम किया है, जो लोगों ने स्वयं आगे बढ़ के किया है, हरियाणा में कोई भूखा नहीं रहा। लेकिन सरकार का जहां तक संबंध है, आपने देखा यमुनानगर में क्या हुआ उनके साथ जी, अमानवीय वो हुआ, व्यवहार हुआ। आप कहीं भी देखें तो जो सरकार को करना चाहिए था उसी टाइम कर देना चाहिए था, बसें उसी टाइम लगा देते। जब पैदल क्यों चलने दिया हरियाणा में जी, क्यों नहीं उसी टाइम बस चला? ये स्थिति नहीं आती, तो ये चूक है सरकार की है। हाँ, सरकार को जिस उससे करना चाहिए था नहीं करे, करना चाहिए था इनको। जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अनिल विज कहते हैं कि पंजाब ने अपनी जिम्मेवारी को उस तरह से नहीं निभाया जिस तरह से निभाना चाहिए था। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वो कह रहे हैं कि हमने मजदूरों का सब कुछ ऑल इज वेल कर दिया, उनको भेज भी दिया, उनको खाना भी दे रहे हैं, लेकिन ये पंजाब वाले हरियाणा की तरफ भेजते रहे। सरकार कौन सा खाना दे रही है? मैं कह रहा हूं एनजीओ ने खिलाया है, पार्टी ने खिलाया है, खाना दिया भाई। लेकिन मैं इस बात को किसी लेकिन खाम में वाई लूटने की जरूरत नहीं है। ये सबको मिलकर लड़ना है, और पंजाब को दोष देने की जरूरत नहीं है। अपना देखो, दूसरे को दोष देके आप निर्दोष नहीं हो सकते हो जी। अपनी कमी दूसरे पर नहीं थोप सकते हो। ये पंजाब में कुछ किया, पंजाब की बात पंजाब में कहेंगे, लेकिन यहाँ जो हुआ हालात आपके सामने है, यहाँ कौन सा पैदल नहीं चले फिर हरियाणा में? चलिए एक और सवाल है जी, एक और सवाल है शराब की तस्करी को लेकर। एक शराब के गोदाम से लॉकडाउन के दौरान बड़ी मात्रा में शराब चोरी हो जाती है, या कहिए कि गायब हो जाती है। एक तथाकथित नेता का नाम भी आता है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, कि कोई बड़ी मछली है इसके पीछे जो सामने आनी चाहिए, जो अभी तक जांच जो आगे बढ़ी, आपको लग रहा है कि ठीक है अभी तक की पोजीशन? जांच हुई नहीं, जांच क्या हुई है? अभी तो यही फैसला हुआ है, एससीटी होगी, एसआईटी होगी, कभी एडवोकेट जनरल के पास जा रहे हैं, कभी एलआर के पास जा रहे हैं। अरे एक जांच है, एसआईटी। हमने तो कहा था भाई, या तो किसी ऐसी एजेंसी को दे दो, या किसी हाई कोर्ट के जज के द्वारा करा दो, जांच करो। जांच कोई कौन दोषी है सामने आ जाएगा अपना। नहीं, आपको लगता है कि कोई ना कोई पीछे वजह है कि शायद बड़ी मछली है कोई, इसलिए जांच भी नहीं आगे बढ़ पा रही? हो सकता है किसी का बचाव करना चाहता है, लेकिन ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं जी। हमने तो पहले दिन कहा था, शराबबंदी की बात कही थी, सरकार ने नहीं माना। लेकिन जब WHO का आ गया, ऊपर से एडवाइजरी आ गई, पूरे देश में शराब बंद हो गई। उसके बाद पूरे देश में खुली, दिल्ली में, यूपी में खुली, वहां तो लंबी लंबी लाइनें थी। हरियाणा में कहीं लाइन देखी आपने? उसका कारण सोचा है? उसका कारण सिर्फ एक है कि शराब की तस्करी चलती रही, शराबबंदी हुई, इस वजह से लाइनें नहीं थी। चलिए एक मैं और चीज जानना चाहता हूं, मीटिंग्स लगातार जारी हैं, जो केंद्र की गाइडलाइंस हैं उनको किस तरह से प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जाए। इस बीच आपका क्या सुझाव है? मैं खासतौर पर स्कूल्स को लेकर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि जो धार्मिक स्थान है उनको खोलने की इजाजत दी गई है, क्या वो खुलने चाहिए? और दूसरा, स्कूल्स को लेकर क्या रणनीति आगे रहनी चाहिए आपके हिसाब से? अगर आप सरकार को क्या सुझाव देंगे इसके ऊपर? अनलॉक तो करना चाहिए, लेकिन अभी स्कूल खोलने का वो नहीं है। एक तो वैसे इन दिनों में छुट्टी होती है, अभी स्कूल खोलने की बात सोचनी नहीं चाहिए सरकार को, क्योंकि वहां जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है बच्चे नहीं रख पाएंगे, सरकार चाहेगी जब भी नहीं रह सकते। तो और धार्मिक स्थान, आपको लगता है धार्मिक स्थान खोल देने चाहिए? धार्मिक स्थान खोले, लेकिन वहां प्रबंधन ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा प्रबंध होना चाहिए जो जैसे जो भी एडवाइजरी हो, 10 से फालतू या इतने आदमी से इकट्ठा होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए जी। काम तो सारे करने हैं जी।
एक लॉकडाउन से थोड़ा सा हटकर मैं सवाल पूछना चाहूंगा। पंजाब और हरियाणा में विवाद की वजह बहुत सी रही हैं, चंडीगढ़ भी है उनमें, एयरपोर्ट भी है उनमें एसवाईएल का मुद्दा भी है, लेकिन इस बीच विधानसभा की जो जगह है उसको लेकर भी विवाद है। पंजाब के स्पीकर कहते हैं हम 1 इंच जगह नहीं देंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि जगह बनती है, मिलनी चाहिए हरियाणा को? क्योंकि पंजाब तो बहुत क्लियर कर रहा है कि हम जगह नहीं देंगे, हमारे पास जगह नहीं है, जितना आपका था आपको दे दिया। पंजाब तो हमारा का पानी भी नहीं देगा, लेकिन हम ये थोड़ा ये पानी छोड़ देंगे अपना, देंगे। और इसी प्रकार से जो 60-40 की रेशियो है जो सेक्रेटरिएट में है वो विधानसभा में होना चाहिए। ठीक है, वो 60% है तो उनको जो पहले उस समय विधानसभा का था वो हॉल उनके पास गया, जो काउंसिल का वो था वो हरियाणा को मिला, तो उसमें जो है दोनों को बैठकर इसका समाधान निकाल लेना चाहिए। चलिए एक और सवाल थोड़ा सा हट गई है लेकिन किसानों से जुड़ा हुआ, जिसका जिक्र आपने भी किया था। धान की खेती को लेकर नई गाइडलाइंस निकाली गई थी जिसको विड्रॉ कर लिया गया सरकार की तरफ से। 1 जून से आपकी तरफ से भी ऐलान किया गया था कि प्रदर्शन किए जाएंगे। आपको लगता है कि वो दबाव काम आया कहीं ना कहीं और सरकार को झुकना पड़ा उस पूरे मुद्दे पर? देखिए, जो इस समय में क्राइसिस में फैसला गलत था जी, सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन अभी पूरा फैसला लिया पंचायतों की जमीन पे लागू रहेगा, ये समझ में नहीं आता। सरकार जो है खरीदने के बारे में 10 फैसले उन्होंने बदले। अरे एक सोच समझ के क्यों नहीं फैसला लेते यार? ये टाइम इस बीमारी से लड़ने का है, सबको इकट्ठा होकर लड़ने का है। किसान को पहले ही कष्ट में है और किसान को कष्ट में मत डालो। चलिए हुड्डा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, कोरोना से ही जुड़ा हुआ। इस पूरे कोरोना काल में आप हरियाणा की सरकार की कार्यप्रणाली को कैसे देखते हैं? कितने अंक देंगे उनको? अगर हम 5 में से कहें कि कितने स्टार्स आप देंगे? देखिए, मेरे को तो ऐसा लगा, ठीक है आप तो सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरे को प्रतीत हुआ जैसे हरियाणा में सरकार आई। तो आप 5 में से कितने नंबर देंगे इनको? जब मैंने कहा दिया हरियाणा में सरकार, ऐसा प्रतीत तो सरकार में है ही नहीं, तो नंबर कहां से आएंगे? सरकार को दुआना नंबर। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। हो गया जी, शुक्रिया हुड्डा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो हरियाणा में इस समय क्राइसिस है, क्योंकि पूरे देश में है, पूरी दुनिया में इस समय क्राइसिस, कहीं ना कहीं कोरोना काल का हम जिक्र कर रहे हैं। और इस बीच जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, लंबे वक्त तक ये मुख्यमंत्री रहे, और इस बीच उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि साथ सबको देना होगा। और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि अगर मजदूरों को और सुविधाएं दी जाती तो बेहतर होता और अच्छे से हैंडल किया जाता तो बेहतर होता। लेकिन इस सब के बीच वो ये जरूर जिक्र करते आए कि ये ऐसा दौर है जब हम सबको इकट्ठे रहना होगा और इकट्ठे रहकर इस पूरी बीमारी का, इस काल का, इस क्राइसिस का सामना करना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।